हमारे बच्चे भी मोहल्ले में सब हुक्काबाजी चलती है, सब जवान जवान बच्चों को बुलाते हैं घर से। जो बच्चे बिगड़े नहीं हैं तो जो बिगड़े बच्चे हैं उनको बुलाते हैं, उनको बुला के उनको नशा करने लगाते हैं। अपन घर पे इंतज़ार करते रहो कि हमारी बेटा आएगा अभी काम पे से तो हम कुछ पकाएंगे खाएंगे। रास्ता देखते रहते हैं, बेटा रात को नशा में फुल होके आ रहा है, पैसा है नहीं, जुआ में हार देता है, कभी क्लब में चले जाता है, कभी बटन खाने चले जाता है, तो कभी दारू पीने चले जाता है। तो इंसान क्या करेगा? अभी हमारे में इतनी ताकत तो नहीं रही कि हम काम करेंगे और परिवार को चलाएंगे। वही बच्चा है, उसी ऊपर घर चलता है। तो आजू बाजू वाले बच्चे ज़रा गुलजार नगर में एक बार रात में 1 बजे 2 बजे ज़रा राउंड मार के देखो तो कैसे कैसे लोग हुक्का पीते हैं। नमस्कार, आदाब। ये वीडियो जो आप देख रहे थे, शायद इस औरत का दर्द था भिवंडी शहर में नशे के ताल्लुक से बढ़ते कारोबार के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये सबको पता है, और इस ताल्लुक से लोग अब दहशत में भी आ गए हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि कोरोना की जो तकलीफ़ अभी तक लोग बर्दाश्त कर रहे थे, अब ये कोरोना पार्ट 2 भी सामने आ रहा है। बहरहाल आइए, हमारे देश का एक बहुत ही चर्चित नारा था, सबका साथ सबका विकास। ये नारा लगाया था भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी ने। बार बार उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं सबको साथ लेकर चलूँगा, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था उन्होंने, और मैं इस देश की चौकीदारी करूंगा। अब चौकीदार कितने काम का निकला ये तो पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को पता है। चौकीदार सोता रहा, न जाने कितने कारोबारी भारत के बैंकों का पैसा लेकर लंदन पहुंच गए या भारत से बाहर चले गए। नरेंद्र मोदी का एक वादा था कि हम दाऊद को लाएंगे पाकिस्तान से। दाऊद अभी भी वहीं है जहां था। इसी पीछे एक नाम और आता था, हमारे भगवादारी बाबा। भगवा कपड़ा पहनकर लोगों को योगा सिखा रहे थे, नाम बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहा था कि बच्चों बताओ, तुमको 36 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए कि नहीं। वो बाबा भी गायब हो गए। वो पतंजलि का सामान बेच रहे हैं, और पेट्रोल की कीमत फ़िलहाल देश में क्या है, और ख़ासकर महाराष्ट्र में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है, वो बाबा का भी पता नहीं। एक और नाम था, सास भी कभी बहू थी, कि वो नायिका अब यूँ समझ लीजिए कि वो खलनायिका हो गई, अब उनका भी पता नहीं है। वो भी गैस के बाटले लेकर घूमा करती थी कि कांग्रेस के राज में लोग परेशान हैं, गैस के बाटले का भाव बढ़ता जा रहा है। अब उनका भी पता नहीं है और गैस का बाटला भाव बढ़ते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी पेट्रोल को लेकर बहुत परेशान रहते थे, मगर अब किसी नेता का पता नहीं है। देश में पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है, गैस का दाम भी बढ़ रहा है, कोरोना भी वापस आ रहा है, इंसान की कीमत कम होती जा रही है, और देश का किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठा है। नरेंद्र मोदी की सरकार की जो उपलब्धियां रही, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अब यहीं थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं कि भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है और बड़ा काम भी है। जिन्हें दिल्ली की राजनीति करनी हो, उन्हें उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी वाराणसी होकर दिल्ली की तरफ गए। नरेंद्र मोदी का भी एक नारा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, यानी जब वाराणसी गए तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। अब गंगा मैया के इस लाल की हमारे देश में फ़िलहाल क्या हालत है। गंगा मैया के ये जो लाल हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी के नाम से लोग जानते हैं पूरी दुनिया में, इन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया और अब आराम से बैठे हुए, क्योंकि अब कोई देश बचा नहीं। और किसान केंद्र को घेर कर, यानी दिल्ली को घेर कर बैठा हुआ है। क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो,
चाहे इस देश का कोई नागरिक हो, अपना वोट देकर सरकार बनवाता है। इसको लोकतंत्र कहते हैं। सरकार बनने के बाद सरकार वोट देने वाले की सुनती ही नहीं। हालांकि ये इस देश में पहली बार नहीं हुआ है, मगर अब ज़्यादा हो रहा है। और मुबारकबाद देना चाहिए हमारे देश में रहने वाले उन वोटरों को जिन्हें कभी कभी लोग अंधभक्त भी कहते हैं। हालांकि ये अंधभक्त जो है हर पार्टियों में होते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज़्यादा हैं। देश का किसान अगर आंदोलन करे तो उसको बाहर से फंड आता है। देश का पत्रकार अगर आवाज़ उठाए तो उसे जेल भेज दिया जाए, जैसा कि यूपी में कई पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। अगर एनआरसी और सीएए को लेकर मुस्लिम समुदाय आवाज़ उठाए तो उसको बाहर से फंडिंग हो रही है और एक बहाने से उसे जेल भेजने की कोशिश की जाती है। इस कड़ी को लेकर कितने मुस्लिम समुदाय के लोग जेल में हैं। हाथरस की घटना को लेकर जनता अगर आवाज़ उठाए तो वहाँ बाहर की फंडिंग है। योगी सरकार ने कुछ लोगों को जेल में भेज दिया। तो क्या अब दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र में, जिसे दुनिया 3 नाम से जानती है, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, क्या अब आवाज़ उठाना नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में मुश्किल होता जा रहा है? जो पिक्चर दिख रही है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है। हालात ख़राब हैं, किसान मैदान में है। आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन भी किया, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। समझ में ये नहीं आता कि देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, तो सरकार ये अदानी अंबानी की ही क्यों सुनने के लिए तैयार है? सरकार का तो नारा था सबका विकास, सबका साथ, मगर मामला तो कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। लोग पेट्रोल को लेकर परेशान हैं, गैस को लेकर परेशान है, किसान अपनी ज़मीनों को लेकर परेशान है और सरकार खामोश है। उल्टे किसानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिससे किसानों को भगाया जा सकता है। तो क्या देश में जो कोरोना वापस आ रहा है ये उसी की एक कड़ी तो नहीं है? मैं सलमान मेमन के साथ खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।